वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वोकैबुलरी विद द रूट वर्ड्स। ठीक है, बेसिकली वो वाली वोकैबुलरी जो आपको मैक्सिमम पेपर्स में भी पूछी गई है और जनरल वोकैबुलरी भी है, जो आगे हो सकता है कि एग्जामिनर आपको एज इट इज पेपर्स में भी आपको प्रोवाइड करे। बट द कॉन्सेप्ट इज, इससे पहले वाली वीडियो में बच्चे मैंने आपको रूट वर्ड्स ही डिस्क्राइब किए थे, रूट वर्ड के साथ ही डिस्कशन था। वो रूट वर्ड्स के साथ इस तरीके से डिस्कशन था कि जो बिगनर्स होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वोकैबुलरी को जो लर्निंग पार्ट है वो कहाँ से शुरू करें, तो वो जो प्रेजेंटेशन था, वो जो वीडियो था, वो बिगनर्स के लिए था बेसिकली, और सिनोनिम्स और एंटोनियम्स को और जानने के लिए था कि किस तरीके से हम वोकैबुलरी को आगे फर्दर पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज अ रूट वर्ड। आज भी कुछ रूट वर्ड्स के साथ ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का वोकैबुलरी चलेगा बच्चे, बिकॉज अब आपको वोकैबुलरी जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो रेडी करनी है। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज कि वोकैबुलरी बच्चे कहाँ से आप लोग अपने बेसिस पे कर सकते हैं। सो फर्स्ट and important is please go for your reading habit। आप अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए, आप अपना न्यूज़पेपर जो है वो रीड आउट कीजिए। कोई नॉवल पकड़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के ओपेड पेज होते हैं, एडिटोरियल पेजेस होते हैं बच्चे, हम उनसे भी अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली अगर जैसे जैसे आपका रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा है तो यू विल बी कमिंग अक्रॉस सो मेनी न्यू वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि इस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो यू कैन मेक अ लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट बनाई जा सकती है, एक वर्ड है उसका एक डायरेक्ट मीनिंग, एंटोनियम, सिनोनिम जो है वो रिटन डाउन किया जा सकता है विद द सेंटेंस वेरिएशन, जो कि आपके पेपर्स में डिमांड होती है। ठीक है, तो बेसिकली आज भी रूट वर्ड्स के साथ रहेगा। बट अब एक चीज़ है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगी कि वोकैबुलरी आपको जब पेपर्स में आती है बच्चे, आपको 2 पॉइंट पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना होता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू गो विद योर रूट वर्ड्स। ठीक है, आपको रूट वर्ड से कंसंट्रेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। रीज़न वाई द थिंग इज़ कि बच्चे, जब मैंने पहली वाली जो वीडियो करवाई थी रूट वर्ड्स में, मैंने आपको काफ़ी जगह पे ये बताया था कि कहीं ना कहीं रूट वर्ड से भी हमें एक प्रिंसिपल वर्ड का आइडिया हो जाता है कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरीके से रूट वर्ड को, अगर आप, हो सकता है कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग ही ना आए, लेकिन अगर रूट वर्ड का आपको मीनिंग पता है तो कहीं ना कहीं आप एक आइडिया को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने रूट वर्ड जो है वो समझा है। सेकंड जो है वो कॉन्सेप्ट चला जाता है बच्चे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बिकॉज आपको एग्जामिनर पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट पूछता है। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही हम स्टेटमेंट्स लेते हैं। नाउन में स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, वर्ब हो जाता है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन से। ठीक है, तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिमार्केशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिया जाएगा और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस वेरिएशन बनता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ग्रामर नहीं है डिस्कशन के लिए, बिकॉज ग्रामर यू आर ऑलरेडी नोइंग इट। ठीक है, ग्रामर अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तभी आप ये वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हर एक वर्ड अपने डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट प्लेस पे जब डिमार्केट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना मीनिंग जो है सेंटेंस में जस्टिफाई करवाता है। ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बात बोली गई है ये बहुत अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच ही बताता है। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं आज के कुछ वर्ड्स के साथ। सो द फर्स्ट वर्ड इज एब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है एब्रेशन है, और एब्रेशन जो है बच्चे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ले रहा है, वो आपका क्या है, नाउन है। एब्रेशन इज अ नाउन, और इसका जो रूट वर्ड है वो एब्रे है, और लैटिन वर्ड एब्रेन है, जिसका मतलब होता है स्ट्रे। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्ट्रे करना। ठीक है, वैसे एब्रेशन का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम विच इज नॉर्मल। ठीक है, किसी चीज से डिपार्चर लेना, या हम बोल सकते हैं अब नॉर्मल बोला जा सकता है बच्चे से। ठीक है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। इस तरीके से अनवेलकम बोला जा सकता है, वो चीज़ जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द थिंग इज विच इज़ नॉट सूटेबल, जो चीज़ सूटेबल ही नहीं, अनसूटेबल बोला जा सकता है। तो इस तरीके से दैट इज एब्रेशन। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। Okay, the statement is the scientists noted the strange phenomena as an aberration in the usual data. So aberration can be with anything. कोई लूप होल निकल गया किसी चीज में तो उसको भी aberration ही बोला जा सकता है। देखो किस कंटेक्स्ट में बात बोली गई है, हम उसी कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट का मीनिंग भी कन्वे करते हैं। ठीक है ना। द थिंग इज कि हम aberration को किस अकॉर्डिंग मीनिंग में ले रहे हैं। अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं तो aberration जो है वो एक तरीके से मिस्टेक भी बोला जा सकता है, या किसी चीज में हम जैसे छेड़खानी
कहानी डॉक्यूमेंट्स में की जाती है, तो उस वेरिएशन में भी इसको यूज एज अ वोकैबुलरी वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड यूज किया जा सकता है, दैट इज एब्रेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट जो है, बट बेन जो वर्ड है बच्चे उसका एक रूट वर्ड है। बेन का मतलब होता है वेल, ठीक है। यहाँ पर जो देखो लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आपको इनके मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी वोकैबुलरी जो है एक अदर फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। अदर फॉर्म का मतलब है जब अनवांटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाता है तो बच्चे हम उसका एक लैटिन वर्ड क्या करता है, एक ही वर्ड को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी डालता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बेन का मतलब जो है लैटिन के अकॉर्डिंग वो वेल आता है, बट हमारे अकॉर्डिंग जो सिनोनिम वर्ड है वो है इसका लिबरल, अनडिमांडिंग, ठीक है। अनडिमांडिंग बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, काइंड हार्टेड बोल सकते हैं, काइंडली बोल सकते हैं, काइंडली बोला जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज द बेनेवलेंट, ठीक है। अब बेनेवलेंट स्टेटमेंट है दैट इज बेनेवलेंट किंग वाज लव्ड बाय हिज पीपल फॉर हिज जेन्योसिटी एंड काइंडनेस, ठीक है। सो बेनेवलेंट जो है वो पर्सन होगा जो बहुत ही केयरिंग हो सकता है, अनडिमांडिंग हो सकता है, इज वेरी गुड एट हार्ट, ठीक है ना। हम इस तरीके से बोलते हैं, वेरी काइंड बोल सकते हैं, काइंड नेचर होता है, बहुत ही पोलाइट नेचर होता है, दैट पर्सन इज बीइंग कॉल्ड एज अ बेनेवलेंट। और अगर आपको इससे याद आ रहा है तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है बच्चे। तो यहाँ पर जो बेनेवलेंट वर्ड है वो क्या जस्टिफाई कर रहा है, वो कर रहा है आपका एडजेक्टिव वैल्यू। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लेता है बच्चे, वो ले रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिटी बताता है, तो इस तरीके से हम इसको एडजेक्टिव मानेंगे, ठीक है। एक और चीज है बच्चे, एडजेक्टिव के लिए मैं बार बार आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देखो नाउन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को होल्ड करता है, और नाउन प्रोनाउन जब अपनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है ना, वो अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर बैठ के तारीफ नहीं कर सकता है। एंड दिस इज द रीजन कि एडजेक्टिव जो है ये रोल ऑफ ऑनर जो है वो प्ले करता है स्टेटमेंट में। तो एडजेक्टिव जब लगाया जाता है या तो बच्चे वो सब्जेक्ट की तारीफ करेगा या तो वो ऑब्जेक्ट की तारीफ करेगा, और इन दोनों के वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट और प्रेडिक्टिव यूज होते हैं एडजेक्टिव्स के, ठीक है। तो अगर आपको ग्रामर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज थोड़ी नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए पूरी, तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो रोल ऑफ ऑनर प्ले कर रहा है, ठीक है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड, ठीक है। कैंडिड क्या है, कैंडिड इज इन अगेन एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, रूट वर्ड कैंड है, और जिसका कैंडेर जो है इसका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ग्लो और शाइन होता है, ठीक है। सो कैंडिड का मतलब होता है दैट पर्सन हु इज ट्रूथफुल, ट्रूथफुल, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरीके से बोला जा सकता है, you are so truthful, you are honest, you are kind of a candid person, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कैंडिड को। और कैंडिड वर्ड जो है बच्चे आपके पेपर्स में भी आया है, और नॉर्मल कन्वर्सेशन में या आपको किसी भी स्टेटमेंट्स में, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, नॉवल में देख सकते हैं, किसी की क्वालिफाइंग नेचर अगर बताई जाती है तो कैंडिड वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। नाउ वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट नहीं यूज कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी का जो डेवलपमेंट फेज है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, एंड वी आर यूजिंग सम अदर वर्ड्स, सिनोनिम्स वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। पहले हम बोलते थे यू आर सो ऑनेस्ट, ठीक है, अब हम स्टेटमेंट चेंज करके ये बोलते हैं कि यू आर अ कैंडिड पर्सन। तो कैंडिड का मतलब है ट्रूथफुल है, फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज शी गेव अ कैंडिड रिस्पॉन्स नॉट हाइडिंग हर ट्रू फीलिंग्स अबाउट द सिचुएशन। तो इस केस में अगर हम देखें कैंडिड पर्सन ट्रूथफुल पर्सन है, ट्रूथफुल पर्सन को हम कॉन्फिडेंट पर्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा, जो कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लेता है, एडजेक्टिव लेता है, ठीक है। सो चलते हैं आगे की तरफ, मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ओके, नफेरियस नेक्स्ट वर्ड है, नफेरियस वर्ड है हमारे पास। नफेरियस जो है वो एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, नफेरियस वर्ड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, बोलने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है प्रोनाउंसिएशन में। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नफेरियस वर्ड है आपको पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है, और इसका जो रूट वर्ड है नेफर है, और लैटिन वर्ड नेफ्रस है जिसका नेफस जो वर्ड लिया गया जिसका मीनिंग होता है क्राइम या रॉन्ग डूइंग, ठीक है। अब नफेरियस कैसा होता है, नफेरियस इज अ काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जिसे हम विकेट पर्सन कहेंगे या क्रिमिनल बोलते हैं बच्चे, ठीक है। विकेट बोला जा सकता है, क्रिमिनल बोला जा सकता है, दैट इज अ नफेरियस टाइप ऑफ पर्सन। बट
किस कंटेक्स्ट में बात बोल रहे हो ना, ये भी जरूर ध्यान रखना। अगर हम किसी क्राइम, कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई चोरी की है, क्राइम रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे यार हिज नेफेरियस एक्टिविटी मेड हिम टू सेंड टू द जेल, तो इस तरीके से बोला जा सकता है। तो नेफेरियस इज अ काइंड ऑफ अनवांटेड एक्टिविटी, नॉट एक्सेप्टेड, इलीगल एक्टिविटीज बोला जा सकता है। ये तो इस कंटेक्स्ट में बात हुई। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अगर वो शरारत कर रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं यू आर अ नेफेरियस बॉय, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में क्या बोला जाएगा, नेफेरियस इज अ नॉटी, ठीक है। वहां पर नेफेरियस का मीनिंग क्या निकलता है, नॉटी। द थिंग इज किस तरीके से किसके अगेंस्ट वर्ड यूज किया गया है बच्चे, थोड़ा सा जो है वो इतना मतलब एक्सेप्टेड जो चेंज ऑफ वोकैबुलरी है वो तो रहता ही रहता है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो नेफेरियस इज अ पर्सन हु इज विकेड, क्रिमिनल, इलीगल काम कर रहा है, या अगर दूसरे कंटेक्स्ट में बात करें तो नॉटी बोल सकते हैं, अनएक्सेप्टेड भी बोला जा सकता है, नॉट सुटेबल भी जो है वो अनसुटेबल बोला जा सकता है। द विलेन्स नेफेरियस प्लॉट वाज फाइनली अनकवर्ड बाय द डिटेक्टिव्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है वो ली गई है। और एक और चीज़ है, नेफेरियस का जो नी वर्ड है बच्चे, थोड़ा सा याद रखना कि जो नी वर्ड है वो ऑलमोस्ट हमें क्या बताता है, नेगेटिव पार्ट ही बताता है। और एक और चीज़ है, नी वर्ड जो है वो आप लोगों ने काफ़ी जगहों पर सुना भी होगा, नियॉन करके नेफेरियस आ जाता है, नॉलेजी आ जाता है। तो ये जो न्यू वर्ड है ये न्यू से भी रिलेट करता है, ठीक है। याद रखना नी वर्ड जो है वो न्यू का मतलब भी बताता है, ठीक है। सो वी आर हैविंग सो मेनी अदर वर्ड्स इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ग्लेवेनाइज, ठीक है। ग्लेवेनाइज यहाँ पर बच्चे नेफेरियस जो था वो क्या था, एडजेक्टिव था। अब जो ग्लेवेनाइज वर्ड है वो क्या है बच्चे, आपका वर्ब है। वर्ब है दैट मीन्स वो एक्शन है। और रूट वर्ड जो है ग्लेवाइन से है, जो कि इटालियन साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रह सकती है। वैसे इसका मतलब पता है क्या होता है, शॉक। यार यू आर सो ग्लेवेनाइज्ड, या आई एम सो ग्लेवेनाइज्ड बाय व्यूइंग दिस थिंग, ठीक है। कोई सरप्राइज आपके लिए प्लान किया गया और एक अचानक से आपके सामने वो सरप्राइज आ जाता है, और यू आर वांटिंग समथिंग एंड योर पेरेंट्स आर गेटिंग दैट थिंग फॉर यू, एंड ऑन दैट बेस यू आर ग्लेवेनाइज्ड। बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना, एक्साइट हो जाना, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेके ग्लेवेनाइज होना, चाहे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन स्टेटमेंट तो एक्साइट ही बताती है, या वो स्टेटमेंट शॉकिंग जो है, सरप्राइज जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक वर्ड मैंने आपके सामने अभी बताया कि हर एक वोकैबुलरी, हर एक वर्ड दो ही चीज़ें बता सकता है बच्चे, या तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएगा या तो वो नेगेटिव बताएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीज़न ऑल्सो कि बच्चे जब हम सेंटेंस वेरिएशन स्टडी करते हैं, आई होप यू आर नोइंग द सेंटेंस वेरिएशन, जिसमें हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और डिक्लेरेटिव के अंडर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव एंड नेक्स्ट वन इज योर नेगेटिव कैटेगरी, ठीक है। न्यूट्रल्स नहीं होते, ग्रामर वैसे भी न्यूट्रल स्टेटमेंट्स हैंडल नहीं करता है। आई होप यू आर नोइंग द एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्रामर ऑल्सो। तो जब हम इस तरीके से स्टडी करते हैं तो हर एक स्टेटमेंट अगर नेगेटिव और पॉजिटिव होती है तो कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि जिस किस्म के वर्ड्स स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं बच्चे, उस किस्म का सेंटेंस कन्वर्जन बन जाता है। जैसे कि अगर कोई वर्ड यूज किया गया जो कि नेगेटिव है तो स्टेटमेंट नेगेटिव मान ली जाती है। अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ड यूज किया गया है तो स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। दैट इज द मेन एस्पेक्ट। तो इसी तरीके से या तो एक वर्ड नेगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। The shocking news galvanized the community to start a relief effort, ठीक है। तो इस तरीके से जो galvanize वर्ड है ये भी आपके पेपर्स में पूछा गया है, और मोर ओवर ये कुछ ऐसे बेसिक वर्ड जो मैं बच्चे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ये पेपर्स में जरूर प्रोवाइड करे, बिकॉज दीज आर द बेसिक यूजेबल वर्ड्स, ठीक है। इनको यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हुब्रिस, ठीक है। आपके पास एक वर्ड है हुब्रिस, आई होप आप लोगों ने शायद ये सुना हो, ये नाउन है, ठीक है। और हुब्रिस जो है हाइब्रीज वर्ड जो है प्राइड और एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस के वे में लिया जाता है। बच्चे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लेते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है वी डू हैव सम ऑफ द वेरिएशन, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ रूट वर्ड्स जैसे जियो वर्ड था, ठीक है, मॉर्फी वर्ड था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका जो मीनिंग है वो लिया जाता है, एक सब्जेक्टिव वोकैबुलरी बन जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारे पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी इन्फ्लेशन, क्रेडिट, डेबिट एंड ऑल दैट इसमें लिया जा सकता है। साइंस की वोकैबुलरी है तो साइंस के वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो मैक्सिमम हम नॉवल में हमें सुनने को मिलते हैं, नॉवल में भी होते हैं, पोइट्रीज में भी यूज़ करने को मिलते हैं,
या यू कैन गो फॉर कि एक एब्स्ट्रैक्ट जब एग्जामिनर आपको देता है, द थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसी, मैं प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज एग्जामिनर जब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता है, एक आरसी देता है या प्रेसी देता है बच्चे, वहां पर वो एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, ये नहीं कि आपको पूरी बुक उठा के दे दी जाती है, आपको एब्स्ट्रैक्ट ही दिया जाता है बच्चे। तो एब्स्ट्रैक्ट में कभी आप नोट करना, आपको अगर सेंस ऑफ रीडिंग जो है किस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट आता है, किस तरीके से हम उसको समझते हैं बच्चे, यू विल गेट टू नो कि वहां पर वोकैबुलरी कैसे दी गई है। तो एग्जामिनर इज नोइंग दिस फैक्ट कि अगर एब्स्ट्रैक्ट दिया है तो उसमें एग्जामिनर ने आपको वोकैबुलरी कैसे पूछी है, और इस तरीके की वोकैबुलरी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछ ली जाती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी रीसेंट पेपर देखिए, एचएस के पेपर में एक वर्ड दिया गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे, एक वर्ड आया था दैट वाज प्लॉम, ठीक है, ये एक वर्ड अभी आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें एग्जामिनर ने इसका सिनोनिम पूछा है। प्लॉम इज जस्ट अ वर्ड जिसका मीनिंग होता है एश्योरेंस, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस के फॉर्म में लेना, ठीक है। तो इस केस में जैसे एक वर्ड है, ये वर्ड नॉर्मल या जनरल कॉन्सेप्ट में यूज नहीं होता, ठीक है। अब एग्जामिनर ने जब आपको ये वर्ड दिया, मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिया, वहां से एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, मीन्स द एग्जामिनर इज डिमांडिंग विच टाइप ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम यू, यू विल गेट टू नो दिस थिंग, ठीक है ना। यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो है वो बहुत ही सिंपल मोड में एग्जामिनर आपको पुट अप करे। द थिंग इज वोकैबुलरी तो नहीं मिलने वाली, वोकैबुलरी के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अब हुब्रिस वर्ड जो है, जो कि नाउन है, जिसका वर्ड हुब्रिस होता है, जिसका मीनिंग होता है प्राइड या एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस होना किसी में, ठीक है। तो कभी कहते हैं ना एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ जितनी है ठीक है, बट उससे ज़्यादा होना तो वो ओवर हो जाता है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है वो ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है ना। बच्चे ये कुछ वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देखना, बिकॉज आरसी या प्रेसी में आप लोगों को बोला जाता है, प्रेसी में स्पेशली बोला जाता है कि राइट द प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं उसमें। अगर आप यूज कर सकते हैं तो आपको इस किस्म की वोकैबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज वाई ना एग्जामिनर क्यों बोल रहा है स्टेटमेंट की राइट इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज वो चेक करना चाहता है कि आपका वोकैबुलरी पार्ट जो है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। सो ये चीज़ आपके प्रेसी में या आरसी में काम आ सकती है। His hubris led him to underestimate his competitors, resulting in a surprising defeat. Okay, तो उसका जो hubris है मीन्स उसमें इतना excessive self confidence है, over confidence है कि उसने ये नहीं देखा कि उसका जो competitor है वो कैसा है, और at last हुआ क्या, that उसको क्या फेस करना पड़ा, हार जो है वो फेस करनी पड़ी, डिफीट जो है उसको फेस करनी पड़ी। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ली गई है, और hubris वर्ड अब आपको शायद याद रहेगा, याद भी रखना है, आगे बहुत काम आ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रिसाइलेंट, रिसाइलेंट का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एडजेक्टिव जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच लेता है। रूट वर्ड है रिसली करके, रिसाइल करके है, जिसका मतलब होता है लीप बैक, ठीक है। लीप बैक का मतलब है अगेन कमिंग बैक इन दैट फॉर्म। इसका मीनिंग दैट इज अ रिकवर फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन, हम इसको बाउंस बैक भी बोल सकते हैं, बाउंस बैक बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है। you are so resilient means you are so strong that you are coming back, ठीक है। अपनी नॉर्मल वे में वापस आना, रिसिलेंट होना, रिकवरी करना, ठीक है। आफ्टर द स्टॉर्म द रिसिलेंट कम्युनिटी क्विकली रीबिल्ड व्हाट वाज लॉस्ट। तो रिसिलेंट है दैट इज अगेन शूटिंग बैक बोल सकते हैं, कवर अप करना, जो हो चुका है हो चुका, नाउ यू हैव टू बी इन योर पेस, इन योर प्लेस बैक, ठीक है। इस तरीके से बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग गट्स के साथ, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को ले सकते हैं, और ये वर्ड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, आप अपने वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। और ये वर्ड भी आपको आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रही हूँ, आपके पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू, एडजेक्टिव है। सुपरफ्लुअस वर्ड ग्रामर में ज्यादा यूज होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनवांटेडली जितना है, एक्सेसिवली उससे ज्यादा लेना, ठीक है। सुपरफ्लुअस है कि एक लिमिट है, लिमिट से जब हम ऊपर चले जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा जो चीज आ जाती है जिसकी डिमांड नहीं होती है, उसे हम सुपरफ्लुअस कहते हैं। बेसिकली ग्रामर में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी आर हैविंग सुपरफ्लुअस वर्ड। हमारे पास एक स्टेटमेंट वेरिएशन आता है बच्चे, जहां पर कुछ दो वर्ड्स को साथ साथ इस तरीके से जॉइन अप कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू वन स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। यहां पर आपको सुपरफ्लुअस का मतलब समझ में आ जाएगा।
ओके, सो हियर इज अ सिंपल स्टेटमेंट, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है। अब वो एंटर्ड है, एंटर्ड का मतलब भी अंदर आना है, इनटू का मतलब भी अंदर ही होता है, इनटू प्रेपोजिशन है, एंटर्ड आपका यहाँ पर V2 फॉर्म है, ठीक है। तो देखा जाए दोनों ही सेम मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं, बेशक डिफर ब्रांच के हैं, ठीक है, एक प्रेपोजिशन है तो एक आपका वर्ब है, बट बच्चे दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्रामर कहता है कि इस तरीके के सुपरफ्लुअस टाइप ऑफ वर्ड जो है ग्रामर में यूज नहीं किए जाते। आई होप यू आर नोइंग इट। तो स्टेटमेंट क्या बनती है, ही एंटर्ड द रूम, इनटू नहीं आएगा, ही एंटर्ड द रूम आएगा, क्योंकि अगर हम इनटू लेते हैं तो इनटू के साथ ना तो स्टेटमेंट फर्दर वाली कन्वे हो रही है ना वो बैक से ले रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि उस वर्ड को रखा जाता है जो स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेटमेंट दोनों को सेम पोजीशन पर ले रहा होता है। तो इस तरीके का जो ग्रामर पार्ट आता है हम उसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो यही चीज आपको मैंने वोकैबुलरी में भी बताई है, ठीक है। दैट इज मीनिंग अबव, और फ्लूइंग का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। मोर देन इनफ बोला जा सकता है एज अ मीनिंग अगर हम ले तो, दैट इज मोर देन इनफ, या नॉन एसेंशियल बोला जा सकता है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड बोला जा सकता है, ठीक है। हिज लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वॉज सुपरफ्लुअस एज वी ऑलरेडी अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि आप मेरे लिए भी बोल सकते हैं कि मैम यू आर सेइंग द स्टेटमेंट अगेन कि प्लीज गो फॉर योर पार्ट ऑफ स्पीच, दैट द स्टेटमेंट आई एम अटरिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज अ सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट। मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट इन अ वन राउंड ओनली, बट स्टिल आई हैव टू से दैट बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग द सुपरफ्लुअस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स राइट नाउ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टेनासिटी, ठीक है। टेनासिटी जो है वो आपका क्या है बच्चे, नाउन है और जिसका रूट वर्ड है टेनिक है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग फास्ट, ठीक है। ओके, कीप ट्राइंग, बट अकॉर्डिंग टू अदर वोकैबुलरी सिनोनिम जो है इसका, कीप ट्राइंग अंटिल दे रीच देयर गोल, मीन्स तब तक जो है वो ट्राई करना जब तक आप लोगों को क्या नहीं मिल जाता, यू आर गेटिंग योर गोल, ठीक है। ठीक है, कीप ट्राइंग अंटिल यू रीच योर गोल। स्टडी फास्ट बोला जा सकता है, कॉन्टिन्यू बोला जा सकता है, ठीक है ना, स्टडी फास्ट, कॉन्टिन्यू जो है वो बोला जा सकता है, ठीक है। हर टेनेसिटी इन परस्यूइंग द ट्रुथ मेड हर एन एक्सेप्शनल जर्नलिस्ट, ठीक है। तो किसी भी वे में हम बोल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में जो ये वर्ड है टेनेसिटी जो है वो नाउन है, और एक तरीके से ये भी ध्यान रखना बच्चे, पार्ट ऑफ स्पीच पे ही जा रही हूँ, कि जो टेनेसिटी अगर नाउन है तो मैक्सिमम वो कौन सा नाउन लेता है ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि आप स्टेटमेंट किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टेनेसिटी और या मैक्सिमम नाउन जो है बच्चे वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, वो अनकाउंटेबल ही होते हैं, ठीक है। तो ग्रामर अगर आपने पढ़ी होगी तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि मैं ये दोनों चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। बिकॉज क्या होता है कि मैक्सिमम वर्ड्स बच्चे हमारे पास को रिलेशंस होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उनका कैटेगरी अलग हो जाता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल की अलग हो जाती है। वी आर हैविंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन, सॉरी मटेरियलिस्टिक नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो ये सब कैटेगराइजेशन अगर हमें बहुत अच्छे से पता हो तो ये एक वे आउट बनता है कि हम स्टेटमेंट को किस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आप एचएस के पेपर में वोकैबुलरी देख चुके हैं कि एग्जामिनर ने रिसेंटली जो कितने अच्छे से क्वेश्चन में पूरा ही पेपर मींस राइटिंग स्किल्स था, रीडिंग स्किल्स था, मैक्सिमम पेपर जो है वोकैबुलरी पे था। आरसी में भी एग्जामिनर ने वोकैबुलरी पूछी थी। अब आपका अपकमिंग पेपर में क्या रहता है इंग्लिश का पार्ट, ये तो लेट द एग्जामिनर हैज टू गो ऑन, बट हम अपनी तरफ से तो पूरी अच्छे से तैयारी करके ही जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट वाज टेनासिटी जो कि नाउन है। आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट बच्चे क्या है, जो कि एन एडजेक्टिव है और ये वर्ड आपके पेपर में पूछा गया है। सर्कम दैट इज सर्कमफ्रेस बोला जा सकता है, लुक अराउंड बोला जा सकता है, ठीक है, एज अ मीनिंग। इसका मीनिंग होता है वेरी करना, अनविलिंग टू टेक अ रिस्क, ठीक है, कॉशियस बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो सर्कमस्पेक्ट वर्ड काफ़ी जगहों पे अगर आप लोगों ने कहीं से कोई नॉवल पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर भी कोई न्यूज़ पढ़ते हो, कुछ भी रीड आउट कर रहे हो तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से ज़रूर मिला होगा रीडिंग पार्ट में। कॉशियस, केयरफुल बोला जा सकता है, ठीक है,
याद रखना, इस वर्ड को पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। शी वॉज सर्कमस्पेक्ट इन हर डीलिंग्स, ऑलवेज केयरफुल टू अवॉइड मेकिंग एनिमीज, ठीक है। सो शी वॉज सर्कमस्पेक्ट, बहुत ही कॉशियस है, बहुत ही नॉट रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। कोई रिस्क है, कोई रिस्क की काम है तो आई एम नॉट रेडी, आई एम अ काइंड ऑफ सर्कमस्पेक्ट टाइप ऑफ अ पर्सन। तो इस तरीके से रहेगा और ये क्या है बच्चे, आपका एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच लेता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिडेट, ठीक है। एल्यूसिडेट जो है बच्चे वो क्या है, वो आपका वर्ब है और रूट वर्ड जो है वो उसका लूसिड वर्ड है। लूसिडेस या क्लियर ब्राइट बोला जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को, क्लियर करना, ठीक है, पॉइंट टू द पॉइंट बात बताना, एक्सप्लिसिट करना, इंटरप्रिटेट करना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से किसी चीज को अगर आप क्लियर कर रहे हो तो एल्यूसिडेट करते हो, ठीक है। आई एम एल्यूसिडेटिंग द वोकैबुलरी टू यू मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन अ वेरी क्लियर वे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। इस तरीके से द प्रोफेसर टुक टाइम टू एल्यूसिडेट द कॉम्प्लेक्स थ्योरी फॉर हिज स्टूडेंट्स मीन्स प्रॉपरली उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना, ठीक है। दैट इज एल्यूसिडेट। फ्रैक्टिशियस, फ्रैक्टिशियस वर्ड जो है बच्चे वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और फ्रैक्ट वर्ड जो है वो फ्रेंगर, दैट इज ब्रेक के फॉर्म में जो है एज अ मीनिंग में लिया जाता है। फ्रैक्टिशियस का मतलब होता है क्वेरलसम, अनॉय करना, कंटेंडेड होना, अपसेट होना। ओके, कंटेंडेड वर्ड है, अनॉय करना, ठीक है, अपसेट होना, दैट इज फ्रैक्टिशियस, ठीक है। अब जो फ्रैक्टिशियस वर्ड है, अब बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, ये बात मैं आपको पहले भी बात बोल चुकी हूँ कि रूट वर्ड के जो मीनिंग्स होते हैं, द थिंग इज जिस तरीके से हमने पिछले वाली वीडियो में एक रूट वर्ड लिया था, फिर उसका मीनिंग लिया, फिर और उनसे वर्ड्स लिए थे, तो वहां पर मीनिंग थोड़े डिफर कर जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक रूट वर्ड का मीनिंग जो है एज इट इज ही आपका मेन प्रिंसिपल वर्ड भी ले, ठीक है ना। तो इस चीज पे जरूर ध्यान रखना। दैट वाज फ्रैक्टिशियस और फ्रैक्ट जो है इसका मीनिंग आ जाता है ब्रेक करना। तो यहां पर भी कंटेंडेड, एनॉय, अपसेट के फॉर्म में, क्वेरलसम के फॉर्म में बोला जा सकता है। आई होप यू आर नोइंग द वर्ड क्वेरलसम। लड़ाई का कारण बनना, दैट इज यू आर अ फ्रैक्टिशियस काइंड ऑफ पर्सन मीन्स हमेशा जो है वो तुम्हारे कारण ही क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो फ्रैक्टिशियस ग्रुप वॉज हार्ड टू मैनेज, कॉन्स्टेंटली डिसएग्रीइंग विद वन अनदर, सो दैट इज अ फ्रैक्टिशियस पर्सन या ग्रुप जो भी है वो इस किस्म के इंसान जिनको हैंडल करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज फ्रैक्टिशियस। टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सिक्वेस, ठीक है। ऑब्सिक्वेस वर्ड जो है, जो कि बच्चे एडजेक्टिव है और जिसका रूट वर्ड ऑब्सिक्यू है और जिसका मीनिंग होता है फॉलो करना या कंपेल विद करना, ठीक है। दैट इज ऑब्सिक्वेस। ऑब्सिक्वेस का मतलब बोला जा सकता है बहुत ही अटेंटिव है, एक्सेसिव ईगरनेस को शो करना, ईगरनेस टू शो, सॉरी ईगरनेस टू प्लीज, ईगरनेस टू किसी को प्लीज करना या अटेंटिव, ओबीडियंट बनना, ठीक है। इस फॉर्म में जो है ये लिया जा सकता है या हम बोल सकते हैं यू आर सो अटेंटिव, यू आर सो obsequious type of a person, very attentive type of a person, ठीक है। तो obsequious assistant agree with everything the boss said, eager to win the favor, ठीक है। तो इस तरीके से obsequious का मतलब है जिसमें बहुत eagerness होती है ना कि हमेशा, you can call it as a buttering also, ठीक है। इस तरीके से buttering भी बोला जा सकता है कि हमेशा जो है वो buttering करते रहना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैलोकेट, ठीक है। पैलोकेट का मतलब होता है दैट इज अ रूट वर्ड, पैलक है और पैलोकेट जो मीनिंग है जिसे कहते हैं सूद करना, ठीक है, सूदनिंग है। तो इसमें बोला जा सकता है, बहुत ही इजी मीनिंग है, पेसिफाई करना किसी को। यार यू आर अ पैलिकेट टाइप ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी वर्ब के फॉर्म में है, एक्शन के फॉर्म में है। अब प्लीज करना किसी को या लेस एंग्री वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है बच्चे इसके लिए, ठीक है। पेसिफाई का मतलब होता है काम, ठीक है, कामनेस, शांत रहने वाला इंसान, ठीक है ना, उसको बोल सकते हैं शी ट्राई टू पैलिकेट हर एंग्री फ्रेंड बाय ऑफरिंग अ सिंसियर अपॉलॉजी, ठीक है। सो दैट इज योर पैलिकेट वर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिपिडेशन, ठीक है। ट्रिपिडेशन वर्ड जो है अगेन इसका जो रूट वर्ड है ट्रिपिड वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्रेम्बल करना, ठीक है। दैट इज अ ट्रिपिडेशन। फील ऑफ फेयर, ठीक है, फील ऑफ फेयर होता है किसी को, कहते हैं ना कि स्टेज से फेयर जो है फील ऑफ फेयर है, किसी को अगर हमने हैंडल करना है, ठीक है, या किसी के गुस्से को हैंडल करना है तो वी आर जस्ट फीलिंग दैट, हैविंग अ फील ऑफ फेयर, ठीक है। दैट इज अ ट्रेपिडेशन, ठीक है। ट्रेपिडेशन, अलार्म, डिस्मे, फाइट बोला जा सकता है, डिस्मे बोल सकते हैं, अलार्म बोला जा सकता है इसके लिए बच्चे।
ठीक है। सो वी आर हैविंग सो मेनी वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर ऑल दिस। डिस में बोला जा सकता है, ठीक है। She approached the stage with trepidation, nervous about speaking in front of the large audience, ठीक है। सो ट्रिपिडेशन वर्ड जो है बच्चे बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज जो फील ऑफ फेयर है, किसी चीज़ से डरना, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ से डरना जो आप कर सकते हो बट स्टिल यू आर हैविंग दैट फेयर, ठीक है, वो फेयर जो है हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो, तो ये ट्रिपिडेशन वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से आपके राइटिंग स्किल्स में यूज़ किया जाता है और हो सकता है कि आपको एग्जामिनर आरसी में या प्रेसी में दे। बच्चे वी आर हैविंग द वेरिएशंस ऑल्सो, ठीक है। अब इस बात पे एक मेन बात ये बताना चाहूंगी कि जब एग्जामिनर आपको ग्रामर बेस में वोकैबुलरी पूछता है, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछता है, विद सेंटेंस वेरिएशन पूछता है, वहां पर आपके खुद के अपने सेंटेंसेस होते हैं, आप खुद मीनिंग लेके पार्ट ऑफ स्पीच लेके आप सेंटेंसेस बनाते हैं। बट जब आपको एग्जामिनर एक वोकैबुलरी आरसी या प्रेसी में पूछता है ना, वो इस किस्म की वोकैबुलरी पूछता है, बिकॉज वहां पर वो आपको सिंपल वर्ड नहीं देगा, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर वोकैबुलरी सिनोनिम एंड एंटोनियम में भी इस किस्म का अगर वर्ड दिया जाता है तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट मैक्सिमम ये वाले जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में या आपको एग्जामिनर प्रेसी में जरूर देता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स का मीनिंग काफी बच्चों को नहीं पता लगता है कि बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा होता है, और अगर यही वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो आपका जो एक प्रेसी को समझना या आपके एक आरसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने में जो पॉसिबिलिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो बेटर है कि थोड़ा सा डिवीजन लेके चलते हैं कि एक वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में जो ग्रामर के अकॉर्डिंग आ जाती है और दूसरी आपकी रीडिंग या राइटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आ जाती है, तो दोनों पे ही आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, ट्रांसिजेंट, ठीक है। ट्रांसिजेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव है, रूट वर्ड ट्रांसिग है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कम टू एन एग्रीमेंट, ठीक है, किसी एग्रीमेंट पे आना, ठीक है, दैट इज अ ट्रांसिजेंट। अनविलिंग बोला जा सकता है, इनफ्लेक्सिबल बोला जा सकता है, रिफ्यूजिंग बोला जा सकता है, ठीक है। सो राइट नाउ यू आर इन अ ट्रांसिजेंट टाइप ऑफ कंडीशन, ट्रांसिजेंट टाइप ऑफ कंडीशन, यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, तो ट्रांसिजेंट बोला जा सकता है, अनविलिंग बोला जा सकता है, रिफ्यूजिंग बोला जा सकता है, ठीक है ना। ये इसका सिनोनिम है बच्चे, वो उसका रूट वर्ड का मीनिंग था। ट्रांसिक का मतलब था दैट इज अ रूट वर्ड जिसका हम बोलते हैं टू कम टू एन एग्रीमेंट, और इनट्रांसिजेंट का मतलब होता है कि वी आर नॉट विलिंग, वी आर रिफ्यूजिंग इट, आई डोंट वांट टू गो फॉर इट, आई एम रिफ्यूजिंग इट। तो आई एम डूइंग इनट्रांसिजेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट इज अगेन एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्वालिटी है, ठीक है। द यूनियन लीडर रिमेन इंट्रांसिजेंट, रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द वर्कर्स डिमांड, अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स। और प्लीज ध्यान रखना कि आपके स्टेटमेंट्स भी पेपर में अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी, अगर एग्जामिनर ने आपको वर्ब पूछा है कि एक वर्ड दिया जो कि वर्ब के अकॉर्डिंग पूछा गया, आप उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में बता रहे हैं या प्रेपोजिशन के फॉर्म में बता रहे हैं या एडवर्ब के फॉर्म में बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिस पार्ट ऑफ स्पीच में स्टेटमेंट पूछी गई है उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। और बच्चे ये चीज़ कहाँ से आपको समझ में आएगी, आपको आपके प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ द स्टेटमेंट से समझ आती है कि जहाँ पर हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को प्रॉपरली डिमार्केट करते हैं, ठीक है। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, जुबिलेंट, ठीक है। जुबिलेंट वर्ड जो कि एडजेक्टिव है, जिसका वर्ड जुबिला जो है उसका रूट वर्ड है, दैट मीनिंग इज टू शाउट फॉर अ जॉय, किसी चीज़ के लिए शाउट करना, व्हेन यू आर सो हैप्पी, तो उस फॉर्म में इस वर्ड को जो है वो लिया जाएगा। ग्रेटर हैप्पीनेस बोला जा सकता है, ग्रेट हैप्पीनेस। ओवरजॉयड जो है वो बोला जा सकता है, ठीक है, ओवरजॉयड, व्हेन यू आर सो हैप्पी, व्हेन यू आर सो एक्साइटेड, ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका जुबिलेंट वर्ड है, दैट इज द क्राउड वाज जुबिलेंट आफ्टर देयर टीम वन द चैंपियनशिप। तो जुबिलेंट का मतलब है वेरी हैप्पी, सो एक्साइटेड, कहते हैं ना कि आज हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, तो दैट इज अ जुबिलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिया जाएगा। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वर्ड, नेबुलस, ठीक है। नेबुलस वर्ड जो है आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। नेबुला वर्ड जो है वोकैबुलरी, सब्जेक्टिव वोकैबुलरी है, साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। जब अर्थ की थ्योरी का अकॉर्डिंग ले या सन का जो फॉर्मेशन, अर्थ की फॉर्मेशन में ले, तो जो नेबुला वर्ड है वहाँ पर काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है, वैसे इसका जो नेबुला जो इसका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस्ट और क्लाउड, ठीक है। वैसे इसका जो मीनिंग है दैट इज हेजी, अ फॉर्म ऑफ क्लाउड नॉट क्लियर, ठीक है। तो बच्चे किस फॉर्म में आप स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं वो भी इसका मीनिंग जो है वो कन्वे करेगा। हेजी, नॉट क्लियर, फॉर्म ऑफ अ
cloud, ठीक है. His plan for the project was nebulous, lacking in details and clear direction. एक जो उसका जो भी प्रोजेक्ट था वो nebulous टाइप का था. Nebulous का मतलब है not clear. Whatever you are saying, it seems to be nebulous to me. Means you are not clearing your facts. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं. तो इस वे में भी जो nebulous वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है. That is nebulous, ठीक है. आगे चलते हैं. डिबिलेट वर्ड जो है वो बच्चे क्या है, वो वर्ब है जिसका जो रूट वर्ड है डिबिल है और मीनिंग होता है वीक. डिबिलेंट का मतलब होता है बच्चे वेरी वीक. आप इनवैलिड बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, ठीक है. ब्रेक डाउन, इनवैलिड बोला जा सकता है, सैप बोला जा सकता है. मे बी दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. सैप, सैप वो होता है कि यार यू आर जस्ट सीम्स टू लुक लाइक अ सैप, बहुत कमजोर नजर आ रहे हो, ठीक है. सैप बोल सकते हैं, हिंडर बोल सकते हैं, वीकनिंग बोल सकते हैं, ठीक है. वीकनिंग, हिंडर. डिसेबल, डिसेबल बोला जा सकता है, दैट इज डिबिलेट, ठीक है. ओके. द लॉन्ग इलनेस डिबिलेटेड हिम, लीविंग हिम टू वीक टू वॉक. तो इस तरीके से जो वर्ड है यूज किया गया और एग्जामिनर आपको ये वर्ड जो है आरसी, प्रेसी में या नॉर्मल जनरल ग्रामर वोकैबुलरी में पूछ सकता है, ठीक है ना. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड इज जैक्टोस्पोज, जिसका मतलब होता है वर्ब होता है, ठीक है. सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड है. जैक्टा जो है जिसका मीनिंग होता है बिसाइड या नियर बाय. तो इसका जो मीनिंग है वो इसी तरीके से है, किसी चीज को प्लेस करना, साइड बाय साइड रखना, ठीक है. अजॉइनिंग में रखना, साइड बाय साइड, अजॉइनिंग बोल सकते हैं, नियर बाय बोल सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज साइड बाय साइड. ओके. द स्टेटमेंट इज द आर्टिस्ट जैक्टोस्पोज द ओल्ड एंड द न्यू इन हिज लेटेस्ट पेंटिंग, ठीक है. तो ये जो है वोकैबुलरी जो आपके साथ आज मैंने डिस्कस की. बच्चे मैक्सिमम डिस्कशन वोकैबुलरी का इसलिए था कि एक तो आपके साथ थोड़ा सा वेरिएशन था कि सिनोनिम्स और आपको रूट वर्ड्स के साथ फेमिलियर करवाना था, और साथ में बच्चे कुछ वोकैबुलरी जो है हम कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो समझते हैं, बिकॉज आपको एग्जामिनर पूछता है, ठीक है. तो इस तरीके से आज ये वोकैबुलरी का सेक्शन था. अब आपके पास जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो रहेगा आपके बच्चे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, बिकॉज हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होती है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की. जनरल ईडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे समझाने के लिए, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछता है. तो पास्ट के जितने भी पेपर्स हैं वो वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच.